तमिलनाडु की एक अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसको सुनने के बाद पूरे देश में एक पॉजिटिव मैसेज गया। अपराधी कोई भी हो, चाहे सिस्टम से जुड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, एक न एक दिन उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। दरअसल ये पूरा मामला जो है तमिलनाडु के लॉकडाउन के समय यानी 2020 का ये मामला था, जब दो लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद इनको इतना टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है कि उनकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है। ये मामला हाईलाइट होने के बाद अदालत के पास पहुंचता है और अदालत 7 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा देती है। फांसी की सजा देने के बाद पुलिस वाले को ये कहा जाता है कि इनको तब तक लटका कर रखा जाए, जो 9 पुलिस वालों को सजा मिली थी तब तक लटका के रखा जाए जब तक ये कंफर्म न हो जाए कि इनकी सांसें थम गई हैं। उसके बाद इनको दोबारा फांसी पर लटकाया जाए और ये क्लियर हो जाए कि अब ये दुनिया में नहीं रहे। इस तरीके से जो इन्होंने हत्याएं की हैं, 2 लोगों को कस्टडी में रखने के बाद, ऐसी गुनाह शायद अब कोई कर ना पाए। ये एक मिसाल होगा अदालत ने जो ये फैसला सुनाया है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। गुनाहों का हिसाब कोई मिटा नहीं सकता, वक्त आने पर सच छुपा नहीं सकता। आज भले ही मुस्कुरा ले अपने किए पर कल उसकी सजा से कोई बचा नहीं सकता। ये पूरी जो कहावत है, ये एक पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं उन पर ये पूरी स्टोरी आधारित है। ये तमिलनाडु का एक ऐसा केस निकल कर आया है जो लॉकडाउन के समय ये घटना घटी थी, जिसका फैसला अब जाकर अदालत ने ऐसा दिया, ऐतिहासिक फैसला, कि लोग सुनकर अदालत जज का तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी तमिलनाडु के सत्तानकुलम में 2020 यानी लॉकडाउन का समय था, जब लोग घरों में दुबके हुए थे। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था और कुछ समय सीमा लगभग दी जाती थी लोगों की खरीदारी वगैरह करने के लिए। उसी समय सीमा के अंदर दुकानें खुलती थी और लोग अपना सामान लेते थे। आज भी लोगों को वो दिन याद होगा जब लॉकडाउन में ऐसे ऐसे वक्त गुजरे थे कि आदमी सोचने पर उसमें मजबूर हो गया था। ये पूरी कहानी तमिलनाडु के एक ऐसे मामले में आई है जहां पर पुलिस के द्वारा एक ऐसा घिनौना अपराध हो जाता है। दरअसल ये पूरा कहानी एक मोबाइल चलाने वाले एक दुकानदार, जो कि उस समय लॉकडाउन के समय अपने दुकान पर 3-4 ग्राहक वहां खड़े थे, उनसे वो वाद विवाद कर रहा था। तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस वाले वहां पहुंचने के बाद जो 2-4 लोग थे और दुकानदार को बुरी बुरी गालियां देने लगा था। भद्दी भद्दी गालियां वहां पुलिस वाला देने लगा था कि अभी दुकान बंद कर, वरना यही घसीट घसीट कर मारूंगा। इस तरीके से, बुरी तरीके से उस दुकानदार को वहां पर बोला जा रहा था। अब ये दुकानदार जो है वो उस समय तो चुप था, लेकिन वहां से जब पुलिस वाले चले गए और ये बोल कर गए कि 10 मिनट के अंदर आऊंगा, अगर दुकान नहीं बंद मिला तब तेरी खैर नहीं है, ये बोलकर पुलिस वाले वहां से चले गए। अब जो दुकान वाला था वो उनके जाने के बाद कह रहा था, इस तरीके से पुलिस का व्यवहार बहुत ही खराब है। पुलिस को इस तरीके से लोगों को, पब्लिक को गालियां नहीं देनी चाहिए। पुलिस यहाँ पर सेवक है, ना कि पुलिस यहाँ पर हमारा माई बाप बन जाएगा। इस तरीके से उस दुकान वाले ने अपनी बात रखी वहाँ पर, लेकिन उसको ये नहीं पता था उसकी जो ये बातें हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक सादे ड्रेस में वहाँ पर एक कांस्टेबल मौजूद था। वो सारी बातें उस दुकानदार की जो उसने कही थी उसको उसने सुना। अब ये सारी बातें वो अपना नंबर बनाने के लिए वहाँ थाने पर जाता है और जो पुलिस वाले वहाँ पर धमका के गए थे उनको वो कहता है कि साहब, जिस दुकान वाले को आप धमका कर आए हैं वो आपको बुरी बुरी गालियां दे रहा है, बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और आपको मारने की धमकी तक दे रहा है। मतलब उस दुकानदार ने छोटी सी बात कही, उसको बढ़ा चढ़ा के उस जो शादी बरती में कांस्टेबल था उसने अपने साहब को अपने नंबर बढ़ाने के लिए सारी बातें बताई। अब यहाँ ईगो हर्ट हो गया साहब का, मामला बहुत ही पेचीदा हो गया। उनको लगा कि कोई आम इंसान इस तरीके से उसको कैसे ऐसी बातें बोल सकता है। अब साहब अपने दल बल के साथ उस दुकान पर पहुंच जाते हैं और उस दुकानदार के जो मालिक होते हैं जयराम, उसको हिरासत में ले लेते हैं। उसको वहां से दुकान से घसीटते हुए थाने पर लेके आते हैं और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई चालू कर दी जाती है। जिस पुलिस वाले के हाथ में जो आता था उसी से वो पिटाई करना स्टार्ट कर देता था। लगभग 8-9-10 डंडे वहां टूटे हुए मिल जाते हैं।
इतनी बुरी तरीके से वहां पर मारते हैं। शराब पीते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद फिर से उसकी पिटाई कर देते हैं। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जहां पर जयराम के जो शरीर था उससे खून नहीं निकल रहा हो। अगले दिन उसका बेटा बेनिस्क जो है थाने पहुंचता है अपने पिता को छुड़वाने के लिए, और पुलिस वालों से कहता है, साहब ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे पिताजी को आपने उठा लिया और उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे बाप को जो है बहुत अकड़ आ गई है, तुम्हारे जो पिता को बहुत चर्बी चढ़ गई है, पुलिस वालों को उल्टी सीधी गालियां दे रहा है, इसकी इतनी जुर्रत कि हम जैसे लोगों को इतनी बुरी तरीके से गाली दे रहा है। अब ये उनका बेटा कहता है, साहब उनसे गलती हो गई, आप उनको छोड़ दीजिए, इस तरीके से आप गालियां देकर मुझसे बातें मत करिए। अब यहाँ साहब का ईगो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि बाप तो बाप, बेटा भी इस तरीके से बातें बोल रहा है। अब उसी समय जो जयराम का बेटा बेनिस्क है उसको भी पुलिस वाले सलाखों के पीछे डाल देते हैं। अब उसकी भी वहां पर कुटाई चालू की देते हैं। लगभग 9-10 पुलिस वाले मिलकर ताबड़तोड़ इन बाप बेटे यानी जयराम बेनिक्स पर ताबड़तोड़ टूट पड़ते हैं और बुरी तरह के मारते रहते हैं। उनके जिस्म से खून टपकने लगता है, बुरी तरीके से खून निकलने लगता है। बार बार खून को साफ कराते हैं, उसके बाद फिर उनको लटका कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। टॉयलेट जाते हैं, वहाँ टॉयलेट में भी पूरा खून फर्श पर पड़ा होता है। उसके बाद फिर यहाँ लेके आते हैं और उनको पीटते रहते हैं। तब तक पीटते रहते हैं जब तक उनको ये नहीं लगता कि अब शायद इनकी अंतिम सांसें चलने वाली है। अब इसके बाद पुलिस वाले कस्टडी से निकालकर इनको प्राइवेट एक गाड़ी करते हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ऐसे हॉस्पिटल यानी कि इनका एकदम शरीर ठंडा पड़ने लगा था, इनकी मृत्यु अब तब में हो जाती। अब पुलिस वाले इनको लगभग मारने के ही इरादे से इनको कस्टडी में इतना पीटा था। इनको 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पर इनको भर्ती कराते हैं। सोचिए कोई एकदम सीरियस मामला हो, सीरियस बंदा हो, उसको पास के नज़दीक के हॉस्पिटल न ले जाकर 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहां पर इसको भर्ती करते हैं। अब वहां जाने के बाद इन दोनों की वहां पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद डॉक्टर से इनकी रिपोर्ट जो है बदलाई जाती है और उसके बाद इनको जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि ये पुलिस का पूरा जो खेल था ये हाईलाइट हो जाता है, पूरी पब्लिक यहाँ पर भड़क जाती है। अब तमिलनाडु की जो पब्लिक है इतनी भड़क जाती है, आक्रोशित हो जाती है, वो थाने का घेराव कर लेती है। अब इसके बाद ये पूरा मामला जब हाईलाइट होता है तो मुख्यमंत्री आदेश देते हैं सीबीआई जांच का, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी जांच में लग जाती है। अब ये जो पूरा मामला सीबीआई देख रही थी, पुलिस के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा करने लगती है। अब सबूत जो निकल कर आता है उसके सामने, उसमें एक महिला कांस्टेबल होती है, उसी थाने में मौजूद थी जिस समय इन लोगों की पिटाई चल रही थी। वो हेड कांस्टेबल रेवती थी जिसने ये सारा मामला जो है अपनी आंखों से देखा। अब यहाँ पर सीबीआई को इसने अपनी जो आंखों देखी थी उसको इसने बयां किया मजिस्ट्रेट के सामने डरते हुए, जबकि हेड कांस्टेबल थी, सिस्टम से जुड़ी हुई थी, फिर भी ये डर रही थी उन पुलिस वालों के खिलाफ बयान देने में। लेकिन इसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, अपने ही सिस्टम, अपने ही विभाग के खिलाफ इन्होंने, जो रेवती है उसने सच्चाई का साथ दिया और इन दरिंदों के खिलाफ अपने जो सबूत थे उसको वहां पर जो है सीबीआई को उसने सौंपा। एक ऐसा मुख्य गवाह हेड कांस्टेबल रेवती के द्वारा मिलने के बाद पुलिस वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत बन गया। अब पुलिस वालों को जो है अदालत में जब पेश किया जाता है मदुरई की विशेष अदालत में, तब अदालत जब सारा मामला देखती है तब ये अदालत कहती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी ये दुर्लभ मामला है, ऐसी घटना तो शायद ही कभी पुलिस वालों के द्वारा घटित हुई होगी, ये बड़ा ही दुर्लभ मामला है। अब पुलिस वालों के खिलाफ जो यहाँ पर आरोप लगे हैं उसमें हत्या आईपीसी 302, सबूत मिटाना आईपीसी 201 और आपराधिक साजिश आईपीसी 120 बी की धारा यहाँ पर सीबीआई के द्वारा लगाकर इनको अदालत में पेश किया गया। लगभग धीरे धीरे समय बीत रहा था। अदालत ने ये फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर इस मामले का निपटारा हो। चूंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा था, बहुत ही लगभग इन पुलिसकर्मियों की क्रूरता की हदें पार करने वाला ये मामला था। जब अपराध बेहद क्रूर और अमानवीय हो और अपराधी के सुधार की संभावना बहुत कम हो, तब ऐसी स्थिति में ही फांसी की सजा दी जाती है।
अब पुलिस ने अपना विशेष अधिकार जो है खो दिया था वहां पर अदालत के सामने। अब पुलिस यहाँ पर अपना जो चेहरा था वो बेनकाब हो गया था। पुलिस बहुत दलील दे रही थी लेकिन इनके खिलाफ पुख्ता सबूत था हेड कांस्टेबल रेवती का, जिसने अपना बयान दर्ज कराया था। अब यहाँ पर अदालत ने सारा मामला देखने के बाद 7 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐसा फैसला जो देश में एक मिसाल बन गया। इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी जाती है और अदालत ने फांसी की सजा देते वक्त ये भी यहाँ पर कहा कि इनको तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इनकी सांसें थम नहीं जाए, और उतारने के बाद दोबारा से इनको फांसी पर लगाया जाए कि ये कन्फर्म हो जाए कि अब ये दुनिया में नहीं रहे। इस तरीके से अदालत ने अपने जो जजमेंट है वहाँ पर इसने दिया। जहाँ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के द्वारा 2 लोगों की निर्मम हत्या थाने में कर दी जाती है, वहीं एक सच्चाई का साथ देने वाली हेड कांस्टेबल रेवती की यहाँ पर तारीफ हो रही है। वो सिंघम बन के वहाँ पर निकली और सच्चाई का साथ देते हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गई। अपने ही साथियों, अपने ही सहयोगियों, जो लग रहा था इसको ये लोग गलत हैं और इन्होंने गलत किया है, ये सारा जो सीन इसने देखा था ये सच्चाई के साथ इसने अपने बयान में दर्ज कराया कि नहीं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मेरे जो सहपाठी थे, जो मेरे सर थे, इन्होंने गलत किया। जो इसने देखा उसने बताया कि मेरे ही सामने इन लोगों को, दोनों लोगों को, बाप और बेटे को इतनी बुरी तरीके से रात भर मारा गया। पुलिस वाले जब थक जाते तब शराब मंगाकर पीते और शराब पीने के बाद फिर से इनको मारना पीटना स्टार्ट कर देते थे। इतनी बुरी तरीके से ये लोग चीख रहे थे लेकिन पुलिस वालों पर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनका पूरा इरादा उस समय था कि इन दोनों को किसी तरीके से निपटा दिया जाए, इस संसार से विदा कर दिया जाए। इतनी क्रूरता और इतनी भयानक मंजर उस थाने में आज से पहले शायद किसी ने कभी सुना नहीं होगा, न ही देखा होगा। यहाँ अदालत के फैसले की तारीफ करनी चाहिए। भले ही देर सही, लॉकडाउन के समय ऐसी घटना घटी थी लेकिन गुनहगार को ऐसी सजा मिली कि शायद अब इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग ऐसी गुनाह करने के लिए 10 बार सोचेंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।